2020 मई जून पेपर 2-1 अभी हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the speeds v kilometers per hour of 80 vehicles traveling along the road were recorded. The results are shown in the table. तो स्पीड के लिए क्लासेस बनाई गई हैं, 10-10 की डिफरेंस से क्लास बनाई गई है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर शो हुई है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ मीन स्पीड ऑफ द व्हीकल्स। मीन निकालने के लिए जाहिर है हमें x चाहिए होगा और fx चाहिए होगा। तो हम यहाँ पर मिड वैल्यू फाइंड करने से काम शुरू कर लेते हैं। मिड वैल्यू ऑफ द क्लास, उसको हम x कहेंगे, वो हर क्लास की हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहली क्लास की मिड वैल्यू 35, फिर 45, 55, 65 और 75। मिड वैल्यू फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आप क्लास के अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों को ऐड करते हैं और उनको एवरेज कर लेते हैं 2 से डिवाइड करके। तो इस तरह 35 इसकी मिड वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद एक कॉलम और होगा जो कि होगा fx। fx का मतलब होगा कि आप हर फ्रीक्वेंसी को उस क्लास की हर मिड वैल्यू को उस क्लास की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 350 और इसी तरह बाकी नंबर्स मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल लेते हैं। 45 इंटू 18 810, 55 इंटू 27 1485, 19 इंटू 65 1235 और 75 इंटू 6 से आंसर 450 आ गया। मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो समेशन एफ हमें पता है कि ये 80 है, समेशन एफ एक्स हम फाइंड कर लेते हैं 4330, ये डिवाइड हो जाएगा 80 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 54.125। ये हमारे मीन टाइम स्पीड की वैल्यू है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं ड्रॉ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। हम यहाँ पे ना 2 कॉलम्स बनाते हैं। पहला कॉलम हम बनाते हैं स्पीड के लिए और दूसरा हम बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। तो ये दो कॉलम्स हम पहले बना लेते हैं। पहली जो स्पीड होगी वो स्पीड v से शो हो रही है, ये लेस देन और इक्वल टू 30 है, तो इसको हम 0 कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद लेस देन और इक्वल टू 40, ये 10 हो जाएगी। लेस देन और इक्वल टू 50, ये 28 हो जाएगी। लेस देन और इक्वल टू 60, 28 प्लस 27, तो ये 55 हो जाएगी। लेस देन और इक्वल टू 70, ये हो जाएगी 74 और लास्ट वन लेस देन और इक्वल टू 80, ये आपके पास 80 आ जाएगी। तो इस तरह क्लासेस से हमने जो लोअर बाउंड है उसकी मदद से हमने दोबारा से क्लासेस को डिफाइन कर लिया ताकि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर पॉइंट्स मार्क कर सकें। तो स्पीड 30 से 40 के दरमियान 10 फॉल कर रही थी, तो इसका मतलब है कि 30 से नीचे कोई नहीं होगी। 30 से कम किसी की स्पीड नहीं है, तो इसका मतलब है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम 0 कंसिडर करेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा कर्व के लिए और फिर इसके बाद आगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो मार्क करते जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास है 0 और 30। ये पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए ग्रिड पर। अब हमने स्मूथ हैंड एक कर्व बनाना है, तो इन सारे पॉइंट्स को
स्मूथ हैंड कर्व बनाते हुए हम ज्वाइन करते हैं। ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बन गया। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं यूज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम टू फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द मीडियन इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो मीडियन जो होगा वो आपको पता है कि आपके 40% ऑफ द डेटा पर 50% ऑफ द डेटा पर जो कि 40 की वैल्यू बनेगी वहां पर आपको मिलेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ लाऊं तो ये इस लाइन पे जो है ना एक्स एक्सिस को मीट करेगा और ये वाली जो लाइन है ये एग्जैक्टली 50 और 60 के मिड में है। इसका मतलब है कि मीडियन स्पीड जो है वो 55 हो जाएगी। इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए हम ये करेंगे कि हम लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल को भी कैलकुलेट करेंगे। तो लोअर क्वार्टाइल हमें मिलेगा 25% ऑफ द डेटा यानी 20 की वैल्यू पर। तो ये बन रहा है 46। इसी तरह से अपर क्वार्टाइल ये हमें 60 पर मिलेगा। तो ये बन रहा है हमारे पास जी 62 पर अपर क्वार्टाइल आ रहा है। ठीक है, तो मीडियन का आंसर 55 हो गया। इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारे पास आ गई अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। तो अपर क्वार्टाइल आ रहा था 62, लोअर क्वार्टाइल 46 आ रहा था। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास 16 बन गया इस पार्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ग्रिड दी हुई है, उस पर 2 ट्राइंगल्स मार्क हैं। पार्ट ए में पूछ रहे हैं कि डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑनटू ट्राइंगल बी। तो ट्राइंगल ए ट्राइंगल बी पे कैसे मैप होगी? रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस। अगर हम ए का रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस बनाएंगे तो हमें ट्राइंगल बी मिल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल सी बाय अ रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट 1 ड्रॉ ट्राइंगल सी। अब देखें हमारा जो सेंटर ऑफ रोटेशन है ना वो ये वाला पॉइंट है। हमने ट्राइंगल को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ये वाली साइड यहाँ आ जाएगी और फिर ये ट्राइंगल इस तरह से ज्वाइन हो जाएगी। 1 पे जब हम इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो ट्राइंगल सी इस तरह से मैप हो जाएगी। ठीक है, एक तरीका ये भी था कि आप इसी साइड को यहाँ से रोटेट करवा के 90 डिग्री यूं देख लें तो वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल थी, परफेक्टली वर्टिकल हो जाएगी। बाकी उसके पीछे जो ट्राइंगल होगी उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि triangle A is mapped onto triangle D by the single transformation P. The matrix representing P is 2002. Describe fully the single transformation P. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये है enlargement। इसमें स्केल फैक्टर क्या है? स्केल फैक्टर है इसका 2। और तीसरी चीज इसमें सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट क्या है? सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट यहाँ पर है ओरिजिन यानी 0,0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, रीअरेंज m is equal to 4n minus 3 to make n the subject। सबसे पहले हम 3 को दूसरी साइड पे मूव कर देते हैं और 4 को दूसरी साइड पे मूव करते हैं तो वो m+3 को डिवाइड करेगा। तो इस तरह n is equal to m+3/4, ये हमने n को सब्जेक्ट बना लिया।
नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि सॉल्व दीज साइमल्टेनियस इक्वेशंस, शो योर वर्किंग। अच्छा, अब ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है इनको हम दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी और एलिमिनेशन से भी। फर्ज करें कि अगर हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना चाहें तो हम इक्वेशन 1 लिख रहे हैं, प्लस 7y इज इक्वल टू -3। इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि x के कोफिशिएंट सेम हो जाए, और हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपके पास 10x से 10x कैंसिल हो गया, 9y बचा इक्वल टू -9 बचा। यहाँ से आपके पास y का आंसर -1 आ गया। इस -1 को आपने मिसाल के तौर पर इक्वेशन 2 में पुट कर लिया, तो आपके पास 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 5x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 2/5, जिसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि x का आंसर 0.4 है और y का आंसर आपके पास -1 आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन, शो ऑल योर वर्किंग एंड गिव योर आंसर्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर जो इक्वेशन है इसकी हम मिडिल टर्म नहीं ब्रेक कर सकते, तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। अब इसके बाद हम ए बी सी जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो प्लस माइनस विद इन स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। तो ये बन जाएगा -3 प्लस -9 प्लस 20/10। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 29 डिवाइडेड बाय 10। अच्छा, 29 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.385। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस -5.385 डिवाइडेड बाय 10। नेगेटिव वैल्यूज अगर ले लें दोनों तो ऐड होके ये हो जाएगा, और अगर हम पॉजिटिव 5 को कंसिडर कर लें तो आपके पास आंसर 2.385 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -0.8385 और ये हो जाएगा 0.2385। अच्छा, अब हम इसको 2 डेसिमल प्लेसेस पर लाते हैं, तो ये बन जाएगा 0.84 और ये बन जाएगा 0.24। तो एक आंसर -0.84 और दूसरा 0.24। ये हमारे x के दो सॉल्यूशंस हो गए 2 डेसिमल प्लेसेस तक। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं एंटन इन्वेस्ट $6,000 in an account for 5 years. The account has a compound interest rate of 2.5% per year. At the end of 5 years, he spent $4,200 of his money on a family holiday to Malaysia. How much money is left in the account? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 5 साल के बाद उसकी अमाउंट कितनी होगी। तो उसके पास जो प्रिंसिपल था वो $6,000 का था। उसने 2.5% पर ईयर पर उसको इन्वेस्ट किया। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स 5 इयर्स हो जाएंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट है ना ये। तो अब हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। P टाइम्स 1 प्लस R/100 रेज टू n। P का मतलब हो गया 6,000, 1 प्लस 2.5/100 रेज टू 5। इससे हमें अमाउंट का आंसर मिल जाएगा $6,788.45। ये अमाउंट उसके पास होगी 5 इयर्स के बाद। अच्छा, अब उसने जो अमाउंट स्पेंड कर दी वो $4,200 है, तो रिमेनिंग इन हिज अकाउंट वो हमें मिल जाएगा। अगर हम 6,788.45 में से 4,200 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो
इसमें आंसर आ रहा है $2588.45। ये अमाउंट है जो कि उसके पास लेफ्ट होगी, $2588.45। पार्ट बी में कह रहे हैं एंटन चेंजेस $800 into Malaysian ringgits for his trip. The exchange rate is $1 is equal to 3.16 Malaysian ringgits. He spends 2250 MYR and then changes the remaining money into dollars. The exchange rate on his return is $1 is equal to 3.27 MYR. How many dollars does he receive on his return? Give your answer correct to the nearest dollar. अच्छा, सबसे पहले उसने $800 को एक्सचेंज किया था ना, तो हम एक्सचेंज रेट लिख देते हैं 3.16 MYR. तो $800 will be equal to 800 multiplied by 3.16 MYR. तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 2528 MYR. ये उसको मलेशियन करेंसी मिल गई. अच्छा, अब उसने इसमें से 2250 स्पेंड कर दिए, तो जो रिमेनिंग है उसके पास 2250 स्पेंड करने के बाद वो है 278 MYR. अब उसने दोबारा इनको एक्सचेंज किया डॉलर्स के अंदर. अब की दफा जो एक्सचेंज रेट था वो 3.27 MYR इज इक्वल टू $1 था. अच्छा, इसको हम 1 बना लेते हैं, तो इट इज इक्वल टू 1/3.27 और 278 से हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 278 3.27 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 85.015. तो 85.015 को अगर हम नियरेस्ट डॉलर तक लेकर आएंगे तो $85 हमारा आंसर बन जाएगा. पार्ट सी में कह रहे हैं एंटन इन्वेस्ट $1500 इन अनदर अकाउंट. द अकाउंट हैज अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 3% per year. At the end of 3 years, there is $1598.85 in his account. Calculate P. Give your answer correct to 2 decimal places. अब वही फॉर्मूला हम दोबारा यूज करेंगे कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम्स 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू n, और n कंपाउंडिंग पीरियड्स होते हैं. तो अमाउंट उसके पास है $1598.85 की. प्रिंसिपल उसने इन्वेस्ट किया था 1500 का, 1 प्लस P अपॉन 100, और 3 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया था. सबसे पहले हम 1500 को यहाँ मूव करके डिवाइड करेंगे, तो आपके पास 1598.85 डिवाइडेड बाय 1500 से आंसर आ जाएगा 1.066. अच्छा, अब इस क्यूब को खत्म करने के लिए हम क्यूब रूट करेंगे, तो इसका क्यूब रूट आंसर देगा 1.022 1 प्लस P अपॉन 100. ठीक है, इस पे भी क्यूब रूट अप्लाई कर दिया और इस पर भी हमने क्यूब रूट अप्लाई कर दिया. 1 को दूसरी साइड पे मूव करते हैं, तो P अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.022. 100 को वहां मूव करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2.20% ये इंटरेस्ट रेट बन रहा है. तो 2.20% ये P का आंसर होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं अ कंपनी मेक्स एंड पैकेजेस chocolate bars. The box contains a chocolate bar. The box is in the shape of a triangular prism. Show that x is equal to 4.5. अच्छा, अब हमें x की वैल्यू 4.5 प्रूव करनी है, तो इसके लिए हम इस ट्राइंगुलर फेस को कंसिडर कर लेंगे
और चूंकि ये राइट एंगल है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 4.5। यही आंसर हमें लाना था, तो हम नीचे लिख देंगे हेंस प्रूफ। ओके, उसके बाद कह रहे हैं दीज बॉक्सेस आर पैक्ड इनटू कार्टन्स, ईच कार्टन इज अ क्यूबॉइड विद इंटरनल डायमेंशंस 30 by 28 by 8 centimeters. 80 boxes fill one carton exactly. Calculate the value of H. अच्छा, आप देखें ये जो बॉक्स है ना, इस तरह के 80 उसके अंदर आ सकते हैं, सही। तो पहले एक बॉक्स का हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम के लिए बेस एरिया हम बनाएंगे ट्राइंगल को, और उसके ऊपर हाइट हम 14 की ले लेंगे, ठीक है। और बेस एरिया इसलिए बनाएंगे ताकि जब कभी हम इसको क्रॉस सेक्शन करेंगे ना, तो हर जगह से एक जैसा बेस एरिया वो हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू बेस एरिया। बेस एरिया होगा 1/2 टाइम्स बेस इंटू हाइट। बेस हम 6 को बना लेते हैं, हाइट 4.5 हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ द बार which is 14, 189 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक बॉक्स का वॉल्यूम आ गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कार्टन कितना होना चाहिए। तो चूंकि इस तरह के 80 आते हैं उसमें बॉक्सेस, तो 189 को हम 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास 15120 आ जाएगा। अब ये जो 15120 है, इसको हम वॉल्यूम की जगह अगर रखें तो वॉल्यूम हमें मिलना चाहिए जब हम 30, 28 और h को मल्टीप्लाई करें। तो इसका मतलब है कि h विल बी इक्वल टू 15120 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 28, 18 सेंटीमीटर्स हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं वन डे द कंपनी पैक्स 37,500 ऑफ दीज बॉक्सेस इनटू कार्टन्स। हाउ मेनी कंप्लीट कार्टन्स आर पैक्ड दैट डे। तो आपके पास टोटल जो बॉक्सेस हैं वो ये हैं। एक कार्टन के अंदर 80 बॉक्सेस पैक हो जाते हैं, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। इससे आंसर हमें मिल रहा है 468.75। अच्छा, अब इन्होंने पूछा था कि हाउ मेनी कंप्लीट कार्टन्स आर पैक, तो इसका मतलब है कि कंप्लीट 468 कार्टन्स पैक हो जाएंगे। बाकी जो 0.75 वाला कार्टन होगा वो भी कंप्लीटली पैक नहीं होगा, उसमें कुछ मजीद बॉक्सेस हम रख सकते हैं। अच्छा, इससे नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द कंपनी सेल्स द चॉकलेट बार्स टू शॉप फॉर $0.70 ईच बार। The company makes 40% profit on each bar it sells. Work out the cost to the company of producing each bar. अच्छा, यहाँ अब रिवर्स परसेंटेज जो है ना हम अप्लाई करेंगे। अगर कंपनी ने सेल किया $0.70 पे और उसको 40% का प्रॉफिट था, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100/140 से, और उससे हमें पता चल जाएगा कि तो इसकी कंपनी की जो प्रोड्यूसिंग कॉस्ट थी वो $0.50 थी। तो $0.50 वाला चॉकलेट बार अगर 0.70 में सेल किया जाएगा तो 40% प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं अ शॉप बायज 1 कार्टन ऑफ चॉकलेट बार्स, they sell 3/5 of the bars at a profit of 30%. They sell each of the remaining bar at $0.84. Calculate the overall percentage profit made by the shop from selling all 80 bars. अच्छा, अब एक शॉप ने ना एक पूरा कार्टन ऑफ चॉकलेट बार्स उसको परचेज किया, ठीक है। तो इनकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। एक चॉकलेट बार $0.70 का इन्होंने खरीदा होगा और पूरा कार्टन परचेज किया है, तो उसके अंदर 80 बार्स थे। तो हम इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं।
$56 ये उनकी कॉस्ट प्राइस थी। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि 3/5 ऑफ द बार्स इन्होंने 30% प्रॉफिट पर सेल किए। तो 3/5 ऑफ 80, 48 बार्स इन्होंने सेल किए। अच्छा, अब हम इनकी सेल प्राइस निकाल लेते हैं और ये पहली सेल प्राइस हमारी कहलाएगी। ये है 33.6 का 130%, $43.68, ये उसकी पहली सेल प्राइस है। तो अब हम ये करते हैं कि जो रिमेनिंग चॉकलेट बार्स हैं उनकी सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो 32 चॉकलेट बार्स लेफ्ट हैं, इसको सेल किया गया $0.84 पर। तो इसका मतलब है कि इन्होंने $26.88 पे इसको सेल कर दिया। अच्छा, टोटल सेलिंग प्राइस हमें मिल जाएगी जब हम 43.68 और 26.88 को ऐड करेंगे, तो ये 70.56 हो गया। और 70.56 में से जब हम कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा। उस प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 26% का प्रॉफिट है जो कि यहाँ पर आंसर में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, द टेबल शोज सम वैल्यूज फॉर y इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन हमें गिवन है। अब आप देख लें कि ये क्यूबिक फंक्शन है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो क्यूबिक वाला होगा। x की वैल्यूज -3 से 3 तक हमें गिवन है। x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू नहीं है, वो सबसे पहले हमें फाइंड करनी है। तो अगर हम x की वैल्यू 3 रिप्लेस करके पहले क्यूब करें और यहाँ भी 3 कर दें तो 27/4 -2, एलसीएम 4 का हो जाएगा। 27 - 8, तो आंसर 19/4 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 4.75। तो आपके पास 4.75 मिसिंग वैल्यू आ जाएगी। इस तरह टेबल कंप्लीट हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन फॉर x की वैल्यूज -3 से 3 तक हैं, उसके लिए बस हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहला पॉइंट हम प्लॉट करेंगे -3 -2.75। अच्छा, पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद हम यहाँ पर स्मूथ हैंड कर्व बनाएंगे। ये हमने स्मूथ हैंड कर्व बना दिया और ये आपके क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ बन गया। तो नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि यू ऑन द सेम ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/3x + 1। अब ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसका y इंटरसेप्ट हम देख सकते हैं कि वो 1 है और हम देख सकते हैं कि इसका जो ग्रेडियंट है वो 1/3 है। तो अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो y का आंसर 1 आ जाएगा, और अगर हम x को 3 पुट करते हैं और x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y का आंसर 2 आएगा। ये दूसरा पॉइंट बन गया। अब एक पॉइंट 0, 1 पहले से मार्क है, एक और पॉइंट 3, 2 हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं और फिर इन दोनों को मिला के लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो जीरो 1 और इस तरह हमने इस पॉइंट को ज्वाइन करके इस ग्रिड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा, अब हमें देखना है कि इसने कहाँ कहाँ पर टच किया है। तो एक वैल्यू जो है ना वो आ रही है यहाँ पर, इसको हम नीचे एक्स एक्सिस पर लेकर आते हैं। तो 2.12 और 2.25 आ रहा है जहां इसने टच किया।
एक x की वैल्यू 0 है जहां इसने टच किया, और एक और वैल्यू हमारे पास आ रही है -2.12 और 3, तो -2.15 ये एक और वैल्यू आ रही है, नहीं 2.25 है ये, -2.25 एक और वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो तीन आंसर्स हम इसके लिख देंगे, एक है -2.15, एक 0 और एक 2.25 है जहां इसने टच किया कर्व। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द वैल्यूज ऑफ x वेयर दिस लाइन क्रॉसेस दिस कर्व आर द सॉल्यूशंस of this equation ax cube plus bx. Given that a and b are integers, find a and b. अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए ना हमें दोनों y's को इक्वेट करवाना होगा। तो x क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस 1, प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स, या माइनस एक्स को हम दूसरी साइड में मूव कर दें तो वो x अपॉन 3 से में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 3 का आ जाएगा 3x प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा x क्यूब अपॉन 4 इज इक्वल टू 4x अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 3x क्यूब इज इक्वल टू 16x। इसको अगर हम कंपेयर कर लें ax क्यूब इज इक्वल टू bx से, तो a का मतलब 3 हो जाएगा और b का मतलब आपके पास 16 हो जाएगा। लास्ट पार्ट में कह रहे हैं here are 4 equations, सारी quadratic equations लिखी है। The graphs of 3 of these equations are sketched below. नीचे इनमें से कोई सी 3 equations के ना ग्राफ स्केच हुए हैं। हमें करना क्या है कि राइट द करेक्ट इक्वेशन बिलो ईच ग्राफ, हर ग्राफ के नीचे जो करेक्ट इक्वेशन है ना वो हमें यहाँ पे लिखनी है। देखिए ये जो पहला ग्राफ बना हुआ है ना, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसके लिए हम इस इक्वेशन को देखते हैं। ये है 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, और हम इसको 2 टाइम्स एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 भी लिख सकते हैं। ये वाली जो फॉर्म है ये 2 टाइम्स एक्स माइनस पी होल स्क्वायर प्लस क्यू से कंपेरेबल है, जिसमें पी कॉमा क्यू हमारा पॉइंट हो जाता है, जो कि मिनिमम पॉइंट होता है क्योंकि ओपन अपवर्ड होगा। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ये जो है ना पास होनी चाहिए कहाँ से, ओरिजिन से। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये ओरिजिन से पास होने वाले पैराबोला को शो कर रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो दूसरा ग्राफ है इसने दो इक्वल पॉइंट्स पर ना, ओरिजिन से सिमिलर पॉइंट्स या इक्वल पॉइंट्स, वहां पर पैराबोला को या एक्स एक्सिस को कट किया है। इसके लिए अगर हम ये वाली इक्वेशन देखें, इसमें 2x स्क्वायर माइनस 2 लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ से x के दो आंसर्स आएंगे, -1 और 1। तो इसका मतलब है कि इसने x इज इक्वल टू 1 और -1 पर ग्राफ को कट करना है। और वो जो शुरू का 2 लिखा हुआ है ना वो इसको थोड़ा सा क्या करवा देगा, श्रिंक करवा देगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन होनी चाहिए वो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2 होनी चाहिए। अच्छा, ये जो तीसरा वाला है ये एक तो ओरिजिन पे टच कर रहा है और एक x की पॉजिटिव वैल्यू पर टच कर रहा है दोबारा से x को। अच्छा, इसके लिए हम जो इक्वेशन कंसिडर करेंगे वो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x नहीं, ये होगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हम कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर मैं x को कॉमन करता हूँ तो x माइनस 2 आ जाएगा,
और ये जो x कॉमन है ना, इसको मैं x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 2 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से x का एक आंसर 0 आएगा और एक आंसर 2 आएगा। तो x 0 पर ये कट करेगा x एक्सिस को, और x की वैल्यू 2 पे भी कट करेगा x एक्सिस को। तो इसका मतलब है ये वाला ग्राफ शो हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x से। अब सिर्फ एक इक्वेशन बच गई है जिसका स्केच यहाँ नहीं था। अगर हम इसको वर्किंग करेंगे ना, तो इसके दो पेयर्स यूं बनेंगे, x माइनस 0 और x प्लस 2। इसका मतलब है कि ये 0 और माइनस 2 पे टच करेगा। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनना चाहिए, इस तरह से। ये इसका स्केच होगा अगर हम इसको भी साथ ही ड्रॉ करते हैं कि ये 0 पे कट करेगा और x की वैल्यू माइनस 2 पर कट करेगा। तो इस तरह हमने तीन इक्वेशंस जो इस पार्ट का आंसर थी वो आंसर स्पेस में लिखते हैं। Where the diagram shows a quadrilateral and a part of a regular octagon. रेगुलर का मतलब है कि इसकी सारी साइड्स और एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ऑक्टागन का मतलब है कि ये वाली जो फिगर है ये 8 साइडेड फिगर है, इसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। दूसरा ये बता रहे हैं कि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये वाला जो एंगल है ना, ये ऑक्टागन का एंगल होगा, और एक एंगल हमें बता दिया गया 135 है, तो ये एंगल भी 135 होगा। और ए बी अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये दूसरा एंगल इसका सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये वाला एंगल 45 होगा। फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड सॉल्व इट टू फाइंड एक्स। अब आपको एक इक्वेशन बनानी है एक्स में, और फिर उसमें से एक्स की वैल्यू आपको सॉल्व करके बतानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए अगर हम क्वाड्रिलेटरल को देखें तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का जो सम आएगा वो 360 आएगा। अगर मैं इसके इंटीरियर एंगल्स का सम करूं तो हम लिखेंगे 45 प्लस 3x प्लस 103 प्लस x प्लस 20 डिग्रीज इज इक्वल टू n माइनस 2 टाइम्स, यानी नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 टाइम्स 180 डिग्री। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n माइनस 2 टाइम्स 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपके पास 45 प्लस 3x प्लस 103 प्लस x डिग्रीज प्लस 20 डिग्रीज इज इक्वल टू 360 डिग्रीज आ जाएगा। सो 4x इज इक्वल टू 65 और 168, 360 में से 168 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जी। सब्ट्रैक्शन के बाद ये आ जाएगा 192। x विल बी इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4। पार्ट बी में हमें एक सर्कल गिवन है और इसमें एंगल्स और सर्कल्स वगैरह की प्रॉपर्टीज हम देख रहे होंगे। इसमें है कि पी क्यू आर एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल सेंटर ओ। अब इसमें T और Q जो है ना, ये एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर बनेंगे। इनकी मदद से P पे एक एंगल बन रहा है, तो जाहिर है कि ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का होगा। PSQ हमें 32 गिवन है, PSQ। अच्छा, आप देखें SQ ने एक एंगल, बल्कि PQ ने एक एंगल S पे बनाया 32, और PQ एक और एंगल T पर बना रहे हैं तो वो भी 32 होगा। ठीक है, ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट कहलाएंगे। अच्छा, PS is parallel to QR and QR is equal to RS. PS is parallel to QR. अगर ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए, क्योंकि ये उस 32 का ऑल्टरनेट एंगल बनेगा। और QR is equal to RS, ये आपस में इक्वल है। तो ऑपोजिट साइड्स के सामने एंगल्स भी कैसे होने चाहिए, ट्राइंगल के अंदर ऑपोजिट होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। 32 32 64 बन गया। 180 में से अगर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल 116 होना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, अब ये सब तो वो था जो हमने फिगर देख के ऐसे वर्कआउट कर लिया। अभी कह रहे हैं कि आप एंगल पी क्यू टी फाइंड करें, गिव अ रीजन फॉर ईच स्टेप ऑफ योर वर्किंग। तो आपको पी क्यू टी चाहिए ना, तो ये वाला एंगल हमें मिलेगा जब हम 180 में से 90 और 32 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 90 में से 32 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर 58 आ जाएगा। तो सबसे पहला काम हमने इसमें ये किया था कि हमने 90 का एंगल लिखा था। तो हम बताएंगे कि यहाँ पर एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, और उसकी रीज़न क्या है कि एंगल ऑफ डायमीटर एट सरकमफेरेंस वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। इसके बाद हमने 32 का एंगल यहाँ पर बनाया था, इसको हम क्यू टी पी कहेंगे। ये एंगल 32 का था क्योंकि ये पी क्यू से बनने वाला दूसरा एंगल था। सही, क्यू एस टी और क्यू टी पी दोनों 32 के होंगे बिकॉज दीज आर एंगल्स इन सेम सेगमेंट। अच्छा, लास्ट हमने क्या किया, हमने पी क्यू टी को बताया कि ये इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 32 के। और उसकी रीज़न हम क्या लिखेंगे कि एंगल सम इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इस तरह इसका आंसर हमारे पास 58 डिग्री आ गया। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं फाइंड एंगल क्यू आर एस। तो जो वर्किंग हमने की थी उसमें हम क्यू आर एस पहले से फाइंड कर चुके हैं, वो 116 डिग्रीज यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं फाइंड एंगल पी क्यू एस। पी क्यू एस जो है वो ये वाला एंगल बनेगा, ये एंगल होगा हमारे पास एंगल टी क्यू एस। अच्छा, ये वाला जो एंगल है टी क्यू एस, ये और एंगल टी पी एस, ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों टी एस से बन रहे हैं सरकमफेरेंस पे। टी एस से एक एंगल क्यू पे बन रहा है और टी एस से ही एक एंगल पी पे बन रहा है, तो ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट होने की वजह से दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज देखें, क्यू एस से एक एंगल आर पे बन रहा है 116। क्यू एस से एक एंगल आर पे बना 116 का। क्यू एस से ही एक एंगल पी पे भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर सेगमेंट चेंज हो रहा है, तो ये एंगल इन ऑपोजिट सेगमेंट्स हैं। एंगल्स इन ऑपोजिट सेगमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनका सम 180 आता है। तो अगर हम 180 में से 116 सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपको एंगल इन द ऑपोजिट सेगमेंट 64 पता चल जाएगा। ये टोटल एंगल 90 का है पी पर, 90 में से 64 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो उससे हमें ये वाला एंगल पता चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 डिग्रीज। ये 26 है तो ये वाला एंगल भी 26 हो जाएगा। इस तरह हमने एंगल टी क्यू एस फाइंड कर लिया, उसका आंसर हम यहाँ पर शो कर देंगे कि ये 26 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, a display notice is made by removing a sector of a circle from a larger sector. Both sectors have an angle of 110 degrees. The radii of the sectors are 80 and 45. छोटे सेक्टर के लिए आपको 45 नजर आ रहा है और पूरा बड़ा जो सेक्टर है उसमें 80 का रेडियस बनेगा। कैलकुलेट द आर्क लेंथ L। ये जो आर्क लेंथ है इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि आर्क लेंथ is equal to angle at the center divided by 360 degree 2 pi 3.142 और रेडियस
रेडियस हम इसमें 80 का यूज करेंगे क्योंकि हम बड़े सेक्टर वाली लेंथ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। 153.609 सेंटीमीटर्स, इसको हम 153.61 सेंटीमीटर्स बना सकते हैं और 153.6 सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर हो सकता है। ये हमने पार्ट 1 सॉल्व करके आर्क लेंथ कैलकुलेट कर दी। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिस्प्ले नोटिस। अभी जो डिस्प्ले नोटिस है इसमें हम ये करेंगे कि सबसे पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे एक दफ़ा, ठीक है। उसको हम A1 कह देंगे। फिर उसके बाद हम ये जो स्मॉलर सेक्टर है ना, इसका भी एरिया फाइंड करेंगे और जो डिस्प्ले नोटिस है उसका एरिया इनके डिफरेंस के इक्वल होगा। यानी टोटल में से आप इस छोटे एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको वो जो शेडेड होकर डिस्प्ले नोटिस नज़र आ रहा है ना, उसका एरिया मिल जाएगा। अच्छा, जब हम A1 कैलकुलेट करने लगेंगे तो आपके पास 110 डिग्री का एंगल एट सेंटर, 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.142 और रेडियस स्क्वायर ये आपके पास 80 आ जाएगा रेडियस इसके लिए, और 80 का स्क्वायर ये आपके पास पहला एरिया बन जाएगा। अच्छा, जब हम सेकंड एरिया फाइंड करेंगे तो अगेन 110 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय सेम 3.142 और मल्टीप्लाइड बाय रेडियस 45 स्क्वायर। तो जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो 110 अपॉन 360 इंटू 3.142 ये कॉमन आ जाएगा और आपके पास 80 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई करके अपना फाइनल आंसर वो बता देंगे। तो इसका एरिया आ रहा है 4199.7, उसको हम राउंड ऑफ करके 4200 भी बना सकते हैं। तो ये इसके एरिया का आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द डायग्राम शोज अ डिस्प्ले नोटिस मैथमेटिकली सिमिलर टू द वन इन पार्ट ए। कैलकुलेट द एरिया, the radius of the larger sector is 32. Calculate the area of the display notice. तो यहाँ पर आपके पास है ना इसका एरिया 4200 है, इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर इसी तरह सिमिलर फिगर के एरियाज की रेशो ले लेंगे। ऊपर में हम रेडियस 1 लिख देते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रेडियस 2 लिख देते हैं, और चूंकि एरियाज की को रिलेट कर रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, एरिया 1 हम फाइंड कर लेते हैं। एरिया 2 4200 हो गया। यहाँ पर रेडियस 32 है, वहाँ पर रेडियस 80 है, इसको हमने स्क्वायर किया तो आपके पास एरिया 1 का आंसर आ जाएगा इससे 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इस पार्ट का फाइनल आंसर हो गया। A bag contains 10 tiles. There are 4 red tiles, X white tiles, and the rest are blue. 2 tiles are taken at random without replacement from the bag. Complete the tree diagram. तो फर्स्ट ड्रॉ के लिए देखें, रेड के लिए 4/10, वाइट के लिए x/10 और ब्लू के लिए 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें और x को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 10 माइनस 4 6 बन जाएगा और 6 माइनस x/10 ये ब्लू के लिए बन जाएगा। तो टोटल टाइल्स 10 है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रेड वाली और वाइट वाली को ऐड करके, तो ये बनेगा 10 माइनस 4 माइनस x। तो आंसर आपके पास 6 माइनस x आएगा ब्लू के लिए। अच्छा, जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे तो सब के लिए टोटल 9 रह जाएगा। तो आपको सब जगह टोटल 9 नज़र आ रहा है। रेड अगर दोबारा आएगा तो वो 3/9 होगा, वाइट आएगा रेड के साथ तो x/9 होगा, ब्लू आएगा तो 6 माइनस x/9 होगा, वाइट के साथ रेड 4/9 x-1, यानी पहले एक वाइट चूंकि ड्रॉ हो गया तो अब उसमें से एक कम होगा
और ब्लू सेम रहेगा। अगर फर्स्ट वन ब्लू था तो अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी 4/9 हो जाएगी, वाइट आने की प्रोबेबिलिटी x-(x/9) हो जाएगी, और ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी अब 6-x-1 हो जाएगी। तो 6-x-1 इज 5-x। इस तरह ये ट्री डायग्राम हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टाइल्स आर रेड। तो दोनों टाइल्स रेड हों, इसके लिए हम फर्स्ट ब्रांच को कंसिडर कर लेंगे। फर्स्ट ब्रांच में पहली प्रोबेबिलिटी है 4/10 एंड सेकंड वाली टाइल होगी 3/9। तो आपके पास 12/90 आ जाएगा, ये बन जाएगा 4/30। तो फाइनल आंसर आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2/15 हो सकता है। तो इस तरह यहाँ पर आपके पास आंसर 2/15 भी हम दे सकते हैं और 12/90 ओरिजिनल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं शो दैट, यानी प्रूफ करना है हमें और वर्किंग पूरी शो करनी है। तो क्या प्रूफ करना है? द प्रोबेबिलिटी दैट द टाइल्स आर बोथ द सेम कलर इज दिस मच। अच्छा, अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टाइल्स ऑफ सेम कलर, ये दो तरीकों से पॉसिबल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ तीन तरीकों से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एंड रेड, और का मतलब है प्लस होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट एंड वाइट इन बोथ ड्रॉस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू एंड अगेन ब्लू इन द सेकंड ड्रॉ। अगर हम रेड और रेड की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 4/10 मल्टीप्लाइड बाय 3/9 की बात कर रहे हैं, प्लस अगर हम वाइट की बात कर रहे हैं तो x/10 मल्टीप्लाइड बाय x-1/9 की बात कर रहे हैं, और अगर ब्लू की बात हो रही है तो 6-x/10 मल्टीप्लाइड बाय 5-x/9 होगा। तो एक वक्त में या तो पहली वाली ड्रॉ होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा, इसलिए ये तीनों आपस में तो ऐड हो रहे हैं, और दो टाइल्स कंप्लीट करने के लिए दोनों का वन आफ्टर अनदर होना जरूरी है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 12/90 प्लस यहाँ x इंटू एक्स माइनस 1/90, और यहाँ पर 6-x इंटू 5-x/90। एलसीएम ले लेते हैं, 90 का एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12 प्लस x² माइनस x प्लस 30 माइनस 6x माइनस 5x। तो माइनस x और माइनस x मल्टीप्लाई होकर प्लस x² हो जाएगा। अब इसके बाद दोनों x² आपस में ऐड होकर 2x², x वाले नंबर्स -12x बनेंगे और प्लस 42/90 हो जाएगा। न्यूमरेटर से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, तो x² माइनस 6x प्लस 21, डिनोमिनेटर का 90 से सिंप्लीफाई होकर 45 बन जाएगा। तो इस तरह आपके पास इसकी फॉर्म x² माइनस 6x प्लस 21/45 आ गई, जो कि आपको प्रूफ करनी थी। तो हम नीचे लिख देंगे हेंस प्रूफ। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी द टाइल्स आर बोथ द सेम कलर इज 16/45। तो ये जो हमने ऊपर प्रोबेबिलिटी रखी थी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर, जिसको हम प्रूफ करके एक खास फॉर्म तक लेकर आए थे, इसको अब वो बता रहे हैं कि ये 16/45 है। तो इसका आंसर ये आ रहा था, इसको हम रखेंगे 16/45 के इक्वल, और फिर हम प्रूफ करेंगे कि x² माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये होगा कि डिनोमिनेटर के दोनों 45 कैंसिल हो जाएंगे, 16 को हम दूसरी साइड पे मूव कर देंगे, तो वहाँ जाकर वो 21 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास फॉर्म बन जाएगी +5 इज इक्वल टू 0, और नीचे हम लिख देंगे हेंस प्रूफ। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। मिडिल टर्म हम इस तरह ब्रेक करेंगे कि -1 और -5 दो इसके फैक्टर्स होंगे जो ऐड होके -6 दे देंगे। x को कॉमन करेंगे तो x -1, -5 कॉमन करेंगे तो x -1 इज इक्वल टू 0, और x -1 को कॉमन किया तो x -5 बचा इक्वल टू 0। यहाँ से x के दो आंसर्स आ गए, एक आंसर 1 आएगा और दूसरा आंसर 5 आएगा। लास्ट पार्ट में कह रहे हैं देयर आर मोर रेड टाइल्स देन वाइट टाइल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट टाइल टेकन फ्रॉम द बैग इज ब्लू। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लू टाइल्स की, तो हमें यहाँ पर टोटल जो टाइल्स हैं वो तो हम 6 रखेंगे, तो इसलिए हमने ये रखना है कि हमने रेड टाइल्स जो कि 4 हैं वो ज़्यादा रहनी चाहिए वाइट टाइल्स से, तो वाइट के लिए फिर हम वैल्यू 1 की सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ब्लू जो है वो इस तरह से हमें मिलेगी कि हम 6 में से x को यानी वाइट टाइल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब वाइट की वैल्यू हमने 1 कंसिडर कर ली तो ब्लू के लिए 6 - 1 आपके पास आंसर 5 आ जाएगा। तो फर्स्ट ब्लू टाइल अगर आपने ड्रॉ करनी है तो उसके लिए सूटेबल टाइल्स आपके पास 5 होंगी। 5 डिवाइडेड बाय 10 से आपके पास 1/2 आंसर आएगा। ये 1/2 प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग अ ब्लू टाइल इन द फर्स्ट ड्रॉ। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें है ABCD is a field with AB 750 meters and BC 600 meters. Inside the field is a straight path AC of length 800 meters. DAC is 90 degree. Show that angle ACB, ये वाला जो एंगल है एंगल ACB is equal to 62.9 degrees, correct to 1 decimal place. अच्छा, अब जिस ट्राइंगल से हम ये एंगल फाइंड करेंगे, ट्राइंगल ABC, ये एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें हमें तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है, तो हमें एक एंगल फाइंड करना है। इसके लिए हम कोसाइन रूल यूज कर लेंगे, तो कॉस ऑफ एंगल ACB विल बी इक्वल टू एंगल C का जो ऑपोजिट साइड है उसका स्क्वायर नेगेटिव आएगा, जबकि बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में उन साइड्स का प्रोडक्ट आएगा 2 के साथ जो कि पॉजिटिव साइड्स हैं। तो AC का मतलब हो गया 800 स्क्वायर, BC का मतलब हो गया 600 स्क्वायर माइनस 750 स्क्वायर, 2 इंटू 800 इंटू 600। तो इस पूरे को वर्कआउट करके इसका एक आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ रहा है 0.456, और अब हम एंगल फाइंड करने के लिए इसका कॉस इनवर्स करेंगे 0.456, तो आपके पास एंगल करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस 62.9 डिग्रीज आ जाएगा, और इसके नीचे हम लिख देंगे हेंस प्रूफ। तो इस तरह से ये वाला पार्ट कंप्लीट हो। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द एरिया ऑफ द फील्ड इज 375,000 मीटर्स स्क्वायर, कैलकुलेट AD। ये जो फील्ड हमें गिवन है इसमें दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक ये ट्राइंगल A1 और दूसरी ट्राइंगल A2। हमें इन दोनों का कंबाइंड एरिया गिवन है और उस इंफॉर्मेशन की मदद से हमने AD की लेंथ फाइंड करनी है। जब हम ट्राइंगल ABC की बात करेंगे तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम लेंथ ऑफ 2 साइड्स और साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल को कंसिडर करेंगे, और जो इंक्लूडेड एंगल हमारे पास है वो एंगल C का है 62.9। अच्छा, ट्राइंगल ACD में आएंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें 800 वाली साइड बेस बन जाएगी और AD वाली साइड जो है ना वो हमारी हाइट हो जाएगी या परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी। तो इसी तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि एरिया विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2। एरिया का आंसर है
5000, A1 के लिए हम 800 और 600 एंड साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल 62.9 ले लेंगे, प्लस 1/2 टाइम्स बेस 800 मल्टीप्लाइड बाय हाइट AD। अब इस पूरे में सिर्फ AD अननोन है, उसको हम वर्कआउट करके बता सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 1/2 टाइम्स 800 को कॉमन ले लें तो 600 साइन 62.9 प्लस AD बचेगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। तो 400 को अगर हम दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो वो वहाँ जाके डिवाइड करेगा, और यहाँ पर है 600 टाइम्स साइन 62.9 प्लस AD, और AD के लिए फिर हम 600 टाइम्स साइन 62.9 को दूसरी साइड पे मूव करके जो आंसर आ रहा है उसमें से सब्ट्रैक्ट करा लेंगे। तो इसका आंसर आ रहा है 403.37, और इसको हम 403.4 मीटर्स भी बना सकते हैं। ये AD की लेंथ है जो हमने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट एंगल ACD। अब ये जो एंगल ACD है ये आप देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल है, C पे बनेगा, और इस राइट एंगल ट्राइंगल की अब तक हमें दो लेंथ्स पता चल चुके हैं। तो अगर हम ट्राइंगल ACD इसको कंसिडर करके ये वाला एंगल निकालने की कोशिश करें तो इस एंगल के ऑपोजिट एक साइड हमें पता है, और 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है वो नोन नहीं है। उसके अलावा जो एडजेसेंट की साइड है वो हमें पता है, तो हम यहाँ पर tan की रेशियो यूज़ कर लेते हैं। tan ऑफ एंगल C विल बी इक्वल टू ऑपोजिट यानी 403.4 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट यानी 800। तो ये एंगल C हमें tan इनवर्स ऑफ दिस फ्रैक्शन यहाँ से मिल जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 26.76 डिग्रीज। इसको हम अप टू 1 डेसिमल प्लेस जब लाएंगे तो 26.8 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ये 26.8 हमारा आंसर है जिसे हम यहाँ आंसर स्पेस में लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं x इज अ पॉइंट ऑन DC एंड AX इज इक्वल टू 500 मीटर्स। ये ट्राइंगल ACD वही है जो हम ऊपर देख रहे थे, इसमें राइट एंगल A पे बना हुआ है, और अभी हमने इसमें से ऑब्ट्यूज एंगल AXC फाइंड करना है। ऑब्ट्यूज का मतलब है 90 से ग्रेटर होना चाहिए और 180 से लेस होना चाहिए, तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। इसके लिए हम ट्राइंगल AXC को कंसिडर कर लेते हैं। इस ट्राइंगल के अंदर अभी हमने एंगल C फाइंड किया था जो कि 26.8 डिग्रीज आ रहा था। इस एंगल और इसके ऑपोजिट साइड ये हमें पता है, रिक्वायर्ड एंगल और उसकी ऑपोजिट लेंथ भी हमें पता है। तो हम यहाँ पर साइन रूल यूज कर लेते हैं। साइन ऑफ दिस एंगल x डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू साइन ऑफ 26.8 डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड। तो आपके पास साइन कैपिटल X इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाइड बाय साइन 26.8 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 500। इससे आपके पास आंसर आएगा 0.721। साइन को हम दूसरी साइड पे मूव कर देंगे, ये साइन इनवर्स हो जाएगा, और साइन इनवर्स होकर इसका आंसर आ रहा है 46.17। 46.17 को हम 46.2 डिग्रीज भी लिख सकते हैं। अब ये जो एंगल आया ये आपके पास ऑब्ट्यूज नहीं है, और साइन में दो एंगल्स आते हैं, तो एक एक्यूट होता है, दूसरा फिर हम उसकी मदद से ऑब्ट्यूज बना सकते हैं। इसका जो ऑब्ट्यूज एंगल हम फाइंड करेंगे उसके लिए हम 180 में से इस एक्यूट एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
और 180 में से जब हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर 133.8 डिग्रीज आ रहा है। ये इसका ऑब्ट्यूज एंगल है इस केस का, जो कि हमें फाइंड करके बताना था। चलिए अब इसी के साथ जो है ना ये पेपर कंप्लीट हो गया है।